अस्सलाम वालेकुम जी। इंडिया की जो करंट ग्रोथ है उसको देखते हुए एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वो चाइना से भी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाला है। आईएमएफ का कहना ये है कि वो अगले साल को 6.5% जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा, जबकि आईएमएफ का दूसरी तरफ प्रिडिक्शन चाइना के बारे में ये है कि चाइना अगले साल सुस्त रवि का शिकार होगा, सिर्फ और सिर्फ 4.6% की जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा होगा। ये जो हम देखते हैं कि चाइना की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है और इसी तरफ इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, इसके पीछे लाजमी कोरिलेशन नजर आता है। और वो कोरिलेशन इस तरह से नजर आता है कि अगर हम जायजा लेते हैं तो चाइना की जो इकोनॉमी थी वो 2007 के अंदर बूमिंग थी। वो उस वक्त 14.5% जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा था चाइना, और वो अमेरिका और यूरोप के अंदर उसकी जो सप्लाई चेन थी वो बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर थी और वो बहुत तेजी से प्रोडक्शन कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि अमेरिका और चाइना की एक दूसरे के साथ राइवलरी भी है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नजर आता है कि जो चाइना है अमेरिका को उसकी इकोनॉमी के लिए वो मुस्तकिल तौर पे वो कर्ज की शक्ल में उसको फंड्स भी मुहैया कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि उसकी जो इकोनॉमी थी वो टोटल एक्सपोर्ट बेस्ड थी और उसकी जो इकोनॉमी थी वो बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनियों की बुनियाद के ऊपर खड़ी हुई थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसको अमेरिका से आती थी, तो उसको जरूरत ये थी कि अमेरिका जो है वो स्टेबलाइज रहे, उसकी मईशत अच्छी रहे ताकि इसकी मईशत भी चलती रहे। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो उसको बेतहाशा कर्ज दे रहा था और वो उस वक्त 2013 के अंदर को $1300 बिलियन के कर्ज अमेरिका को दे चुका था। लेकिन फिर 2013 के अंदर ही चाइना को ये रियलाइज होता है कि ये एक विशियस सर्कल है जहां पे वो अपने ही राइवलरी को दूसरे टर्म्स के अंदर सपोर्ट कर रहा है और उसके जरिए से उसको भी फवायद हासिल हो रहे हैं। बेसिकली उस वक्त जो दोनों के लिए एक विन विन पोजीशन थी, तो अगर उसको हम एनालाइज करें तो वो शायद ग्लोबली या वो रीजनल जो पॉलिटिक्स है उसके हवाले से कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं थी। इन दोनों ममालिक को तो उससे फवायद मिल रहे थे, लेकिन दुनिया की जो बाकी जो आबादी है और जो छोटे ममालिक हैं उनको शायद इससे खातिर खा फायदा नहीं मिल रहा था। इसी को लेकर के चाइना ने अपनी जो पॉलिसी है उसको शिफ्ट किया। उन्होंने जो अपना डेट है अमेरिका के अंदर वो कम से कम करते चले गए और वो ग्रेजुअली उन्होंने कम किया। वो एकदम से उन्होंने खत्म नहीं कर दिया, क्योंकि अगर वो एकदम से खत्म कर देते तो शायद उनकी अपनी इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता। और फिर हुआ ये कि ये चीज जो है अमेरिका को भी नजर आ गई कि किस तरीके से जो वो चाइना है वो आगे प्लान कर रहा है। वो जो दूसरे छोटे ममालिक हैं उनको अपने साथ मिलाकर वहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए से और दूसरी जो है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के जरिए से वो दूसरे ममालिक को अपनी मंडियां बनाना चाह रहा है और उनके ऊपर फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर आकर अमेरिका को लगा कि उसके लिए एक सेकंड प्लेयर होना चाहिए और यहाँ पे एंट्री होती है इंडिया की। यहाँ पर अमेरिका को नजर ये आता है कि चाइना के मुकाबले के अंदर कोई ऐसा कोल्हू का बैल जो उसके लिए काम कर सकता है वो इंडिया ही हो सकता है। और 2014 के अंदर जो मोदी जी की हुकूमत कायम होती है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा फंडिंग की जाती है वो अमेरिका की कंपनियों की तरफ से की जाती है। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियां मोदी जी को फंड्स मुहैया करते हैं और मोदी जी इलेक्शन में वजीर आजम मुंतखब होते हैं और वजीर आजम मुंतखब होने के बाद मुस्तकिल तौर पर ये देखना होगा कि जो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया की वो मुस्तकिल तरक्की करती है। वहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत तेजी के साथ वहां पर आना शुरू हो जाती हैं। जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इसी तरीके से यूरोप की जो कंपनीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करते हैं, वहां पर अपने ऑफिसेज खोलते हैं, वहां पर अपनी फैक्ट्रीज बनाते हैं और इस तरीके से जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है उसके अंदर इजाफा होता है। दूसरी तरफ अगर हम चाइना का अभी करंट जो जायजा लें, चाइना की जो सूरत हाल है वहां पर जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर कोई $6000 बिलियन जो है वो पिछले 1.5 साल के अंदर स्लम्प आया है, वो लोगों के डूब गए हैं चाइना की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। दूसरी तरफ जो इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इस वक्त बूम कर रही है, वो खिड़की तोड़ किस्म की सेल उसने लगाई हुई है और जो भी इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आकर इन्वेस्ट कर रहा है उसको वहां से बड़े जबरदस्त फवायद मिल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइना के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले 30 साल की जो कम से कम सतह है उसके ऊपर आकर खड़ी हो चुकी हुई है। तो ये जो सारी सूरत हाल अभी पैदा हो रही है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर हम इसको देखते हैं तो ये इंडिया के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर बड़ा फायदेमंद हो सकती है। इंडिया के लोगों को भी इससे फायदा मिलने वाला है, इंडिया की जो हुकूमत है उसको बहुत ज्यादा फंडिंग मिल रही है। तो लेकिन अगर हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर तो ये
बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं होगा इस रीजन के लिए, क्योंकि जो इंडिया की जो इकॉनमी है अगर वो टोटली जो है वो कोई एक दो प्लेयर्स के साथ ही उनकी मुंसलिक होती है और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर स्टैंड कर रही होती है, वो हमेशा से जो है ना पॉलिटिकली कंप्रोमाइज रहेगा। उसको जो डायरेक्शंस दी जाएंगी उन ममालिक की तरफ से वो वही किरदार अदा करेगा। तो यहाँ पर जो है ज़रूरत इस चीज़ की है कि रीजनल बुनियादों के ऊपर कोई पॉलिसी बनाई जाए और सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहा जाए, बल्कि ज़रूरत ये है कि खुद अपनी R&D की जाए, खुद अपनी प्रोडक्ट बनाई जाए, खुद मैन्युफैक्चरिंग की जाए और उन प्रोडक्ट्स को लेकर दुनिया के अंदर मौजूद जो डिफरेंट मार्केट्स हैं उनको खुद टैप किया जाए और वहाँ पर उनके कंज्यूमर बनाए जाएं और उसके लिए जो छोटे ममालिक हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए, उनको उस लेवल के ऊपर लेकर आया जाए कि उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो बिल्ड हो सके, ताकि जो अमेरिका के ऊपर से डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो सके और इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर उसका जो आखिरी सहारा है वो भी यहाँ से ख़त्म हो सके और उसके बाद वो अपना बोरिया बिस्तर गोल करके यहाँ से चलता बने।